फिर से स्वागत है आपका वन ड्रीमिंग शूट के इस क्लास में। फिजिकल वर्ल्ड में हम अभी फिजिक्स के अंदर चीज़ें कवर कर रहे हैं। टॉपिक्स हमने कुछ कवर कर चुके हैं यहाँ तक, जैसे फिजिक्स क्या है, व्हाट इज़ फिजिक्स, उसके बाद स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। उसके बाद हम अभी जो करने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। क्या क्या फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर के अंदर, उसके अंदर हम बात करेंगे। तो या इससे पहले के जो टॉपिक आपने अगर नहीं कवर किए हैं, एक्चुअली इससे पहले 3 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं अलग अलग पार्ट्स में, तो हमारे चैनल पे आप उनको देख सकते हैं और एक बार रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारे इस पार्ट को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि कोई भी पार्ट अपलोड होता है तो आपके पास सीधे मिल जाए और जल्दी जल्दी आप उसको खोज पाएँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए बेसिकली फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, क्या क्या फोर्सेस हैं फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस का क्या मतलब है? वो फोर्सेस जो एक दूसरे से रिलेट नहीं हो पाती हैं, यानी बिल्कुल एक फोर्स जो दूसरी फोर्स से बिल्कुल अलग तरह से काम करती है, उसका बिल्कुल नेचर अलग है, बिल्कुल उसका जो उसकी वर्किंग अलग है, बिल्कुल वो सेपरेट है, एक को हम दूसरे से कंबाइन नहीं कर पाते, ऐसे को बोलते हैं फंडामेंटल ओके फंडामेंटल फोर्सेस। और ये फंडामेंटल फोर्सेस जो है वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं। वैसे तो देखिए जो फोर्सेस की जो हम बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरह के फोर्सेस हम बात करते हैं, जैसे कि मस्कुलर फोर्स, या स्ट्रिंग का यूज़ किया तो उसमें टेंशन, स्प्रिंग का यूज़ किया तो उसमें स्प्रिंग फोर्स, ओके, या अलग अलग और भी तरह के फोर्सेस हैं। आप उस नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हो, फ्रिक्शन की बात करते हो, अलग तरह के फोर्सेस आते हैं अलग अलग। लेकिन इन सबको हम बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर फोर्सेस के अंदर में। ओके, या हम बोल सकते हैं कि ये फोर्सेस जो हम अभी जो भी नाम लिए मैंने, वो कुछ फोर्सेस से डेराइव होते हैं या कुछ फोर्सेस के टाइप्स है। ओके, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस की। वो फोर्सेस जो बेसिकली एक को दूसरे से हम रिलेट करके नहीं आपको डिस्क्राइब कर सकते या हम एक्सप्लेन कर सकते। बेसिकली 4 तरह के फोर्सेस हैं और इन 4 तरह के फोर्सेस 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हैं, और इन्हीं 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर से बाकी अलग अलग फोर्सेस निकल के आती है, और हम उस बाकी फोर्सेस को हम एक्सप्लेन करते हैं इनके बेसिस पे, इनके अंदर से ही वो निकली हुई है। फर्स्ट जो है वो है सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप बोल सकते हैं। थर्ड में जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ में हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 4 फोर्सेस हैं, 4 तरह के फोर्सेस। तो देखिए इनके जो फोर्सेस जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 बॉडीज है, 2 बॉडीज के अंदर उनके मास की वजह से जो फोर्सेस लगते हैं, वो मास की वजह से जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको हम, यानी कि वो मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये फोर्सेस को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस वो होती है जो एक दूसरे को दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वो किसकी वजह से, उनकी मास की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, सिर्फ 2 बॉडीज के अंदर मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो किसी भी दूरी पे आप अगर 2 बॉडीज को रख दिया, भले अब इसमें मास में कौन सा हो सकता है भाई, 2 एटम भी हो सकते हैं, 2 बॉडीज हो सकते हैं, एक सन और अर्थ भी हो सकता है, मून और अर्थ भी हो सकता है। तो किसी भी बॉडी के अंदर जिसके अंदर मास है वो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है जो जिसमें मास है, यानी मास की वजह से ये बेसिकली फोर्स आता है एक्शन में। ठीक है, तो अब क्या है इनके अलग अलग, देखिए अलग अलग इसका वजह क्या है, वजह क्यों ऐसा होते हैं, कितना फोर्स लगता है, ये सब के बारे में हम लोग, जैसे कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जैसे हम एक इसके ऊपर पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो क्योंकि ये हमारा एक तरह से फिजिकल वर्ल्ड है, ये बेसिक और ऐसा बोल सकते हैं कि फंडामेंटल या आपको शुरू का चैप्टर है, तो इसी में सारा डिटेल तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ क्योंकि इसमें देखिए फॉर्मूले भी आते हैं को 2 बॉडीज है, फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, कितना फोर्स है, कितना, और वो कैसे मेजर करेंगे, कितना अमाउंट होगा, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन ये है कि 2 बॉडीज हैं, वो मास के ऊपर अपनी मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो फोर्स जो होता है वो किसी भी 2 बॉडी के ऊपर जिनके अंदर मास है उनके बीच में लगता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ
तो देखिए आपका यहाँ पे सन और अर्थ के बीच में, यानी प्लैनेट और सन के बीच में ये लगता है, और ये इसकी वजह से बहुत सारे मोशंस पॉसिबल हो पाते हैं। फॉर एग्जांपल सन के अबाउट अर्थ चक्कर लगाती है या प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, तो ये इनके बीच इसके बीच में जो है बेसिकली मोशन जो है प्लैनेट्स का, वो पॉसिबल हो पाता है ये ग्रेविटेशन की वजह से, फोर्स की वजह से हो पाता है। और वो चीज़ें इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन होती है, ऐसे नहीं जैसे कि गैलेक्सीज एंड दूसरे बॉडीज़ के उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये भी ग्रेविटेशन के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ग्रेविटी, ओके, ये चीज़। तो फंडामेंटल फोर्सेस जो है वो यहाँ पे बात करते हैं कि एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओके, जो कि दो बॉडीज के बीच में लगता है उनके मास की वजह से। अगला चीज़ क्या है, तो एक बेसिकली अच्छा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको इसकी वजह से बहुत सारे हम अलग अलग फिनोमिना को, बहुत सारे गतिविधियों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, राइट। जैसे कि पेड़ से अगर कोई एप्पल नीचे गिरा तो उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं इसी से। अगर कोई सैटेलाइट अगर अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उसका भी एक्सप्लेनेशन हम इसी से लेके आते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उससे डिपेंडेंट होती है, एक्सप्लेन होती है। अभी जैसे कि अभी सैटेलाइट छोड़ा गया और सैटेलाइट के बारे में डिटेल्स, पूरी जानकारी ग्रेविटेशनल फोर्स से हम दे सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है यहाँ पे, तो ये एक अलग तरह का फोर्स है, और इसके लगने का कुछ अलग, इसका ओरिजिन अलग है। ऐसे बोल सकते हैं कि ये दो चार्जेस के बीच में लगता है, दो चार्जेस होंगे, चाहे सेम तरह का चाहे अलग तरह का, उनके बीच में लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। या ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि सपोज कर दो चार्जेस हैं, अगर दो चार्जेस एक सेम चार्ज है, सेम तरह का, सेम मान लो कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है, दोनों रिपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कि वो कितना फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली वो सारा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बेसिस पे ही आप एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली। और जैसे चार्ज मूव करते हैं, चार्ज बेसिकली चार्ज का मोशन कैसे है, ये इस सारी चीज़ों को हम यहाँ पे रिलेट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसे अलग है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये कैसे अलग है, तो बेसिकली अगर अमाउंट मैग्नीट्यूड की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होगा कि दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा इसमें अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। तो ये कुछ अंतर है, कुछ अंतर है इसमें। और ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखेंगे कि इनका अंतर बेसिकली पोलैरिटी की वजह से होती है इनकी। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, और देखिए ये, हाँ, दोनों में अंतर, कुछ अंतर भी होते हैं जो अंतर हम हालांकि आगे आप देखोगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो दो फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों लग रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी होते हैं। और वो अंतर यहाँ पे, जैसे कि दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स होगा हमेशा अट्रैक्टिव होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह का हो सकता है, राइट। और ये उसके बाद बात करते हैं इसके आगे एक वीक न्यूक्लियर फोर्स की। अच्छा, इसके यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है। तो सत्येंद्र नाथ बोस जो थे, ये इन्होंने काफ़ी अच्छे जो है ना इन्वेंशन किए हैं, और उसके बेसिस पे काफ़ी चीज़ें निकली थी, जैसे बहुत सारे फिनोमेना को, जैसे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, इसके बारे में इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। आप इसको पढ़ सकते हैं और इनके जो इन्वेंशन है उसके बारे में जान सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन कर रहा है और योगदान रहा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली एक, हम जब एटम के अंदर की बात करते हैं तो एटम के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, आपको पता है कि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि दोनों सेम चार्ज के होंगे, सेम पोलैरिटी के होंगे, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं, यानी कि फिर स्टेबल कैसे रहते हैं, उनकी स्टेबिलिटी
कौन डिसाइड करता है, कैसे वो पूरा न्यूक्लियस बंध के रहता है, एक साथ कैसे रहता है, स्टेबल कैसे रहता है बहुत सारे प्रोटॉन होने के बाद भी। तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऐसा फोर्स है, वो क्या करता है कि प्रोटॉन फोटोन को अट्रैक्ट करता है। अब भाई आप बोल सकते हो कि भाई ये ऐसा कैसे, भाई प्रोटॉन तो पॉजिटिव है, दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, फिर ये अट्रैक्ट कैसे कर पा रहा है। तो बेसिकली देखिए इनका जो काम करने का यानी कि ओरिजिन जो है, जनरेट होने का जो तरीका है वो अलग है। ओके, ये बात बिल्कुल सही है कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ओके, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन रिपेल करेगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए इनके बीच में जो पॉजिटिव चार्ज जो है, इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, ये लग रहा है इन दोनों के बीच में। लेकिन क्या होता है कि जब ये बहुत ही क्लोज होते हैं, तो बहुत क्लोज होते हैं तब ये शुरू हो जाता है लगना। कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि ये तभी लगेगा जब बहुत ही क्लोज, इसका जो है ना क्लोज होंगे। ये क्लोज क्या है, 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में रहते हैं। 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में जब रहेगा तो ये फोर्स स्टार्ट हो जाता है, और ये फोर्स इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है, ये इस फोर्स यानी जो रिपल्सिव फोर्स है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट दोनों को एक दूसरे को करके रखता है, या पूरे न्यूक्लियस में इनको होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो अब इनका ओरिजिन क्या है, उनका ओरिजिन का तरीका अलग है, इनका जनरेट होने का तरीका अलग है। ओके, बेसिकली क्या होता है, जनरेट होने का तरीका अलग है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत क्लोज होंगे तभी ये इफेक्टिव होगा, तभी काम करना शुरू करता है। राइट, अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि इसमें देखिए क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं स्पिन करते हैं, न्यूट्रॉन भी स्पिन करते हैं, स्पिनिंग होती है, और उसकी वजह से ये जनरेट होता है। इसके बारे में ठीक है ना, यहाँ तक हम आप यहाँ पे इतना ही जान सकते हैं, और इतना जानिए, उसके बाद आगे की चीज़ें फिर आपको यहाँ पे आगे कुछ आएगी जरूर, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये इसी की वजह से न्यूक्लियस जो है वो बंधा हुआ रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है न्यूक्लियस। ओके, अदरवाइज न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर सकते थे। एक और चीज़ है कि देखिए जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये बेसिकली क्या होता है, इसमें अगर मैं बोली गई प्रोटॉन और प्रोटॉन इनके बीच में जो फोर्स लगता है ये, और वो ज़्यादा होगा, या न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो ज़्यादा होगा, या एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो लगता है। देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। तो अगर मैं पूछूं कि इन सब में से किसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, तो देखिए अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि खाली भाई न्यूट्रॉन के बीच में सबसे ज़्यादा लगेगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें रिपल्सन नहीं होगा, इसमें सबसे कम लगेगा क्योंकि इसमें रिपल्सन हो रहा होगा, ऐसा आप सोच रहे होगे तो ये गलत है। प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, इन सब में सेम अमाउंट का एक ही अमाउंट का फोर्स लगता है। ये हर किसी में एक ही तरह का फोर्स लगता है, मतलब एक ही बराबर का फोर्स, इसके बीच में जो फोर्स होगा वही इनके बीच में फोर्स होगा, वही इसके बीच में फोर्स होगा। अमाउंट सब में सेम अमाउंट का सेम ताकत का फोर्स लगता है। ठीक है, इससे मतलब नहीं कि पोलैरिटी क्या है, जो पार्टिकल्स उनकी पोलैरिटी से मतलब नहीं है इसको। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, बेसिकली क्या होता है कि कई बार जो साइज बड़ा हो जाता है एटम्स का, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें से वो अपने आप उसमें से कुछ टूट के निकलता रहता है, कुछ उसमें से ब्रेक होकर निकलता रहता है, और कुछ पार्टिकल्स निकलते रहते हैं उससे। और पार्टिकल जैसे उसमें एक पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस से निकल रहा होता है। तो हम इसको बेसिकली ये वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही अल्फा पार्टिकल निकलता है। यानी कि अल्फा पार्टिकल निकलने का जो चीज़ है पूरा हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है, और ये कौन एक्सप्लेन करता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही ये एक्सप्लेन होता है। राइट, ये चीज़ ये भी बहुत छोटे रेंज में काम करता है, 10⁻16 मीटर के रेंज में ही काम करेगा ये। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको फोर्सेस वीक न्यूक्लियर फोर्स ये एक्सप्लेन करता है कि न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल कैसे निकलेगा। राइट, उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। देखिए
अभी कोशिश यही जारी है कि 4 फोर्सेज हैं, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। कोशिश यही है कि चारों को एक ही नियम से हम एक्सप्लेन कर पाए, चारों को हम एक ही नियम से हम उसको मतलब उसको हम सब उसके बारे में जानकारी दे पाएँ और एक्सप्लेन कर पाएँ, उस सबको एक सभी के ऊपर एक ही नियम लगा दे, एक ही रूल लगा दे। हम इसकी ये जो कोशिश हो रही है उसी को बोला जाता है कि भाई ये यूनिफिकेशन फोर्सेस, चारों फोर्सेस को एक बनाने का एक रूल से या एक इक्वेशन से हम कंबाइन कर पाएँ, उसको बेसिकली कोशिश जारी है। और हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसे मेंशन हो जाए जिससे कि हम एक ही इक्वेशन से या एक ही तरह के कुछ लॉ वगैरह हैं या कुछ ऐसे चीज़ों कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस बन जाए जिससे कि हम सबको एक ही जगह पे हम एक्सप्लेन कर पाए, एक दूसरे से रिलेट है ये भी हम एक्सप्लेन कर पाए, या क्या रिलेटेड है एक दूसरे से उसके बारे में हम बात कर पाए। तो ये कोशिश जारी है और आने वाले दिन में हो सकता है कि ऐसा हो जाए। तो उसी को यूनिफिकेशन के बारे में बोला जा रहा है। फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर, जैसे मैंने बताया आपको कि अच्छा रेंज की बात क्या मतलब कितने दूरी में लगता है, तो दूरी बहुत, ये इन दो पार्टिकल्स इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर दूर है तब भी ये लगेगा। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह से अगर मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये भी बहुत दूर दूर पे है फिर भी ये लगेगा। चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है और सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनके पास मास है। ठीक है, उसके बाद अभी वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बता दिया मैंने, रेंज आपको बता देता मैं, इसका 10⁻16 मीटर बहुत ही क्लोज होंगे तभी मतलब जो पार्टिकल्स होंगे बहुत क्लोज होंगे तभी जाके ये फोर्स एक्टिव होता है, काम करना शुरू करता है, अदरवाइज नहीं करता। ओके, और उसी तरह से आपको बहुत ही ये भी आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी बहुत कम रेंज में लगता है। जब जिसकी रेंज बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स के बीच में, ये काम करना बंद कर देता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, ये सारी चीज़ें चार ये जो फोर्सेज आपको बता रहा हूँ मैं सारे, राइट। धीरे धीरे ये चीज़ें हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम एक ही पार्ट्स में एक ही लॉ से हम एक्सप्लेन कर पाए। तो राइट, और कौन किससे मजबूत है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है और सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, ये अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें। लेकिन जब देखिए अब आप सोच रहे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ही वीक है, क्या कर लेगा ये, क्या होगा लेकिन ऐसा बात नहीं है। बात है कि जब मास बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब एक अर्थ हो गया और एक मून हो गया, या एक अर्थ और सन हो गया, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है बहुत ही लार्ज हो जाता है। ओके, या फिर एक अर्थ हो गया, एक और एक मैन हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो काफ़ी लार्ज हो जाता है। ओके, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट लार्ज है, दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों लार्ज है, तब तो और अच्छा और ज़्यादा फोर्स होगा। लेकिन कम से कम एक भी बड़ा है ऑब्जेक्ट, तो ये इनके बीच में जो ये काफ़ी बड़ा फोर्स ये हो जाता है, इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाती है, राइट। तो यहाँ तक आप कर लीजिए, और इसके अगले पार्ट में हम और भी देखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आप रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। और अपने दोस्तों तक आप इसको शेयर करिए, और आप खुद भी आप इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जैसे कि कोई भी पार्ट आता है तो आपके पास तुरंत चला जाए।